2007 में पवन जी को देखने के लिए अपने गांव एकमा में लाठी आया था पुलिस का। और एक दौर है कि 2015-16 मैंने पवन जी को बैठ के गवाया बॉम्बे के स्टूडियो। उस समय लोग नचनिया बजनिया के दृष्टिकोण से देखते हैं टॉप होगा, लेकिन आज मैं आपके सामने उदाहरण एजुकेशन में तुम BA LLB बा। प्रणाम नमस्कार, मैं पवन पांडे आप सभी को नमस्कार करता हूँ और आज भोजपुरी में बोले अब हमरा के देखो तनी द चंपारण टॉक शो पे। द चंपारण टॉक शो पे आज हम अपन जीवन के बारे में रोज के बताएं, अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताएं और अपना स्ट्रगल के बारे में बताएं। और एक नया लोग अगर ये वीडियो देख के कुछ सीखे के चाहता तो सबके बारे में कुछ बताएं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो वह सब वैसे कई भी वीडियो देख ले जहाँ में हमारा परिचय भी ले, लेकिन आज खास ये द चंपारण टॉक पे बने तो कुछ खास वीडियो बताएं। वो सब पूरा वीडियो जरूर देखें। हमारे जीवन की शुरुआत ऐसे तो हम पहले एजुकेशन के बारे में जान ली, क्योंकि जब हमारे एजुकेशन में तुम BA LLB बा। और क्योंकि बहुत सारे लोग के लगे कि भोजपुरी में गीत लिखे वाला चाहे गाए वाला कलाकार जो भी बा ओकर एजुकेशन बहुत कम होला। और थोड़ा सा ऐसे पहले हम फोकस यही पे कहने कि एजुकेशन जन बा और जान ली भोजपुरी के भी अगर गीतकार अगर कलाकार बने तो वह ग्रेजुएट LLB हो सकता रहे, वो इंजीनियर हो सकता रहे, वो डॉक्टर भी हो सकता रहे। ऐसा कोनो जरूरी नहीं है, क्योंकि गीत एक ऐसा विद्या बा आपके जौन माँ सरस्वती और गॉड के गिफ्टेड बा। इससे कि पूरे धरती पे पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं भी जाइएगा तो हर चीज का कोचिंग आपको मिलेगा, हर चीज का सेंटर मिलेगा, हर चीज का ये मिलेगा कि आपको कैसे सीखना है म्यूजिक, आपको कैसे सीखना है गाने का। लेकिन कहीं भी आपको गीतकारी का कोचिंग नहीं मिलेगा कि कैसे गाने लिखने हैं, आप कैसे कविता लिखेंगे। तो किसी कविता को गाइड करने के लिए कहीं भी संस्थान नहीं बने। एक कवि एक दूसरे कवि को फॉलो करके भले उससे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को आगे ले जा सकता है, अपने कार्यशैली को आगे ले जा सकता है, लेकिन इसके लिए कहीं इंस्टीट्यूट नहीं बना है। तो इसलिए आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप जब भी किसी क्षेत्र में, ऐसा नहीं है कि हम गीतकार हैं तो हम आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो केवल गीतकार ही देखेंगे, नहीं। आप जो भी पढ़े लिखने वाले जो भी लड़के हैं सब लोगों को इस एक कहानी से प्रेरणा लेना चाहिए कि अगर हमको जिस क्षेत्र में जाना है उस क्षेत्र के अच्छे लोगों का आप स्टोरी देखिए, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानिए कि आखिर वो लोग आगे बढ़े कैसे। और मैं अपने घर से ऐसा नहीं था कि मैं अपने घर से संपन्न नहीं था, क्योंकि मेरे घर में राशन के दुकान देहात में जो सब सुन ले कम PDS जन अपने इंग्लिश में बोला जाला, तेल राशन जहाँ मिलेला, जहाँ गेहूँ चावल ये सब मिलेला, चीनी उनी। हमारे दादाजी के दुकान रहे और हमारे पिताजी टीचर, अपना कॉन्वेंट स्कूल चलता है, माँ टीचर, भैया हमारे प्रोफेसर हैं, हमारी बहन यूनिवर्सिटी सेकेंड टॉपर थी, पटना साइंस कॉलेज से पढ़ाई की है, मैथमेटिक्सन से PG की है। तो एजुकेटेड मेरी फैमिली थी। हमारे घर में कोई नाशा पानी कर रहा था। हम भी BA LLB किए हुए हैं, लेकिन हमारा शुरू से बचपन से शौक था कि हमारा थोड़ा सा नेम फेम वाले आदमी बने। और हम जब भी सोचते थे तो हम सोचते थे कि अगर नौकरी करेंगे तो APSC लेवल का, इसलिए कि उसमें अगर DM बन गए, SP बन गए, उस लेवल के अगर कर्मचारी बन गए सरकार के तो थोड़ा नाम होगा, और नहीं तो फिर पॉलिटिशियन बनेंगे। लेकिन आज के दौर के पॉलिटिशियन बनना बहुत बड़ा चीज़ है। और उस दौर में हम लोग का जो कलाकारी था वो अच्छा था तरीका। और संजोग से हमारे गांव से केसारी लाल यादव जी बिलोंग करते थे और कृष्णा बेदर्जी जी, तो ये लोग थे। तो हमको भी लगा कि चलिए भाई ये लोग गा रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हम लोग को भी प्रेरणा मिले और इन लोगों के साथ मैंने शुरू किया। तो हमारी घर एक तो पंडित जी हैं और दूसरी चीज़ कि गांव के माहौल को जानते हैं कि अभी हम लोग भले अभी हम लोग का जो ओहदा हो गया है इसमें लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं और अच्छे लेवल से लोग देख रहे हैं और प्रोफेशन को लोग लाइक कर रहे हैं। लेकिन आज से 10 साल करीब 13-14 साल पहले की मैं कहानी बता रहा हूँ जब मेरी स्ट्रगल थी। अभी तो ये स्टैंडर्ड जॉब हो गया है अभी देखा जाए तो, लेकिन उस समय लोग नचनिया बजनिया के दृष्टिकोण से देखते थे। और जिस फैमिली से बिलोंग करते थे उसमें तो बिल्कुल मतलब गांव वाले चाहे घर के लोग आस पड़ोस के लोग ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे कि मैं जो कर रहा हूँ। तो मैं घर से लुक के छिपे काम करता था और घर से चोरी छिपे काम, और फिर आपका पढ़ाई करना अब कितना टफ होगा आप खुद सोच सकते हैं। चूंकि मुझे क्लास में फेल भी नहीं होना है,
अगर हम छपरा पढ़ाई करें, और उस समय हमारी छपरा हम पढ़ते थे तो हमको 150 रुपया मिलता था, इसलिए कि एक महीना का खाना पीना, मतलब खाना तो हम गांव से चावल दाल आटा सब्जी जो भी है सब लेके चले आते थे, और 150 रुपये मिलता था। इधर कहीं ऑटो से जाना है चाहे कहीं इधर खर्च है, और शर्ट पैंट उधर जने भरे हमारा तो पूरा सिलवाल उलवाल वही समझे के शर्ट पैंट वहीं पहन के हम रहते थे। आज भी मेरा रूम है वो गुदरी छपरा में, जिस घर में रहते थे वो मकान मालिक हमें तो वो रूम में गिफ्ट कर दिए। हम इतना ना उनके साथ अच्छे बिहेव किए, शुरू से थोड़ा लकी रहे हैं हम, क्योंकि इस मामले में अपने बिहेव के मामले में आपका भी लक साथ देगा तब जब आपका बिहेव अच्छा होगा, आपका व्यवहार अच्छा होगा। ईमानदारी के साथ किसी के साथ रहिए, ईमानदारी के साथ रहिए। रूम रेंट लेकर के हम अपने गांव के ही मकान मालिक के पास रहते थे, लेकिन उनके गांव में खेत बाड़ी का सामान ले जाकर उन लोग बहुत पैसे वाले लोग थे और उनका खेती बाड़ी कोई देखने वाला नहीं था, तो हम गांव से आते जाते थे तो उनका सामान लेकर चले जाते थे। वो देखे कि भाई हमारे गांव में हम खरीदते हैं अगर चावल दाल, और हमारे आने से उनके घर में चावल दाल आने लगा उनके खेत का, तो बहुत खुशी है भाई रूम रेंट नहीं लेंगे। और इतना उनके घर से फैमिली से हम जुड़ गए कि वो अपने बेटे लोग से गए। उनके बेटे एक वकील हैं रणधीर कुमार सिंह भैया, जो अभी खेसारी जी के वकील हैं, जो खेसारी जी के केस देख रहे हैं, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में है। और उनके बड़े लड़के सुधीर सिंह जी जो चार्टर अकाउंटेंट हैं आपको लखनऊ में NH के नेशनल हाईवे के। तो वो लोग को इन लोगों से छपरा का कोई मतलब नहीं था। वो अपने बेटे से बोल के गए कि जब तक पवन ना चाहिए तब तक कि तू लोग रूम मत छोड़िए। तो हम इतना क्लोज हो गए, और आज भी उनके घर के एक फैमिली की तरह है। भले वो हमारे बीच नहीं है श्री सीताराम सिंह जी, लेकिन उनके बच्चे और उनके बेटे लोग आज हमको अपने भाई की तरह मानते हैं। और हम भी चूँकि वे खेसारी जी के अगर वकील बने, खेसारी जी अपने फेसबुक पर डाले थे उनका फोटो, तो बहुत अच्छे नेचर के लोग। आप जब नेचर का अच्छा रहेगा तो आप का सामने वाला का भी नेचर आपके साथ मिलेगा, सिमिलर होगा। और उसके बाद मेरी छपरा मैंने अपना छपरा गांव से छपरा का स्टेप बताया। फिर वहां से मेरा शुरू हुआ पटना का दौर, क्योंकि छपरा में उस समय स्टूडियो नहीं था और मुझे गाना लिखने का सवाल था, मुझे गाना लिखना है। खेसारी जी भी उस समय बीच में प्रोग्राम करने जाते थे तो हम अपने रूम से उनको खाना वाना बना के लेके जाते थे कि भाई लीजिए ट्रेन में खाइएगा। आते भी थे तो कभी हमारे रूम पे रुकते थे। हम लोग गांव से थे तो उसका कुछ नहीं था, जो भी था एकदम बिल्कुल पारदर्शी था। तो हम उसके बाद हमने पटना आया तो चिड़ैयाटाल के पास एक हॉट बीट स्टूडियो था सूर्यकांत जी का, चंदन जी का, और पंकज लाल यादव सिवान के थे। वो बेचारे, उनके साथ मैंने फर्स्ट गाना करने आया। और दीपक दर का मैंने जब गाना लिखा तो मुझे 500 रुपया मिला। तो मुझे जब 500 रुपया मिला तो मैं सोचा कि एक महीने के लिए मुझे 150 रुपया मिलता है, और मैंने एक गाना लिखा तो 500 रुपया मिला, मतलब बहुत अच्छा जॉब है भाई। तो मैंने क्या किया, वो 500 रुपया रख लिया। उसके बाद नेक्स्ट वीक मंथ जब गए तो घर पे पापा से पैसा नहीं ली। अब सोचिए कि मेरा गाना शॉर्ट में बताते हैं क्योंकि लंबा स्टोरी हो जाएगी। जब मेरा गाना 2012 में हिट हो गया, गलती से तोरा माई की मिस कॉल मार दें टी सीरीज से 11 में, खेसारी जी का मैंने ओवरऑल हिट था। उसके पहले भी मैंने बहुत सारे गाने लिखे, लेकिन मैं फैमिली के चलते मैंने गाना मैं अपना नाम नहीं दिया, और मैं स्ट्रगल कर रहा था। अब सोचिए कि मेरे घर में संपदा की कमी नहीं थी, पैसे की भी कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने 2012 में जब पटना का दौर शुरू किया तो मेरे फुआ का घर था यहाँ पे पुलिस लाइन पटना में, लेकिन वहाँ घर पे नहीं गया। इसलिए नहीं गया कि वहाँ जाएंगे तो वो लोग फोन कर देंगे घर पे कि यहाँ आया है, तो भाई किस लिए आया है, मैं तो गाना बजाना करने आया हूँ। और घर से मैं चोरी छुपाता था। देखिए एक तरीके से मेरा गलत था वो, लेकिन उसको मेकअप मैंने करता था। जैसे क्लास किसी का छूट जाता है, पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास छूट जाता है तो एक्स्ट्रा क्लास चलता है, एक्स्ट्रा क्लास में आपको मेकअप कराया जाता है। तो मैंने अपना जो पढ़ाई शुरू कर रहा था उस पढ़ाई को मैंने मेकअप करता था घर पे अपने बैठ करके। तो उस तरीके से मैं आया। और एक प्लास्टिक का पोलोथीन उस समय लॉन्च हुआ था 2012 में, जो आजकल चटाई की तरह काम कर रहा है, आप लोग ले रहे हैं। तो उस टाइम पटना जंक्शन पे गया, रोड थी, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे मैं सोता था, लेकिन हाँ शुरू से स्वाभिमानी था। और आपको भी अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ने का जुनून है तो आप एक बात जरूर रखिए, ईमानदारी और स्वाभिमानी बनिए। आप जल्दी किसी के आगे हाथ मत पसाइए। मेरे पास पैसा रहता था नहीं रहता था, भले मैं बस के छत पर बैठ के चला जाता था पैसे के अभाव में, लेकिन कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं पसारे। क्योंकि अगर हम मांगना शुरू कर देंगे तो हमारी आदत बन जाएगी मांग के खाना, और ये मैं चाहता नहीं था। भले मेरे प्लेटफॉर्म पर सोता था, रात भर जगता था,
मच्छर काट रहा था प्लेटफॉर्म पे, बारिश में भीगता था, लेकिन नहीं, मैंने शुरू से चंदन टीका के शौकीन थे और बैग में मैंने अपने चंदन टीका रखे थे। और वहाँ पे पटना जंक्शन पर भी जहाँ बड़ा पार्किंग बनाया वहाँ पे एक सुलभ शौचालय हुआ करता था 2012 में, और 2010 से 11 की बात है। और उसमें मैं 5 रुपया देकर के स्नान करता था, सब अपने शरीर को स्वच्छ करता था। और उसके बाद सिम्फनी स्टूडियो, हॉट बीट के बाद मेरी दौड़ शुरू हुई सिम्फनी स्टूडियो मंदिर, और वहाँ रंजय भैया का स्टूडियो था, और वहाँ शरण जी थे जो उस स्टूडियो के मतलब पीयू कहिए, चपरासी कहिए, चाहे वो सब करता रहता थे। तो उनको मैं 5 रुपया देता था, वो भी खाते, हम लोग भी खाते थे, वो भी खाते थे, कुछ कुछ भुजा वुजा लाने के लिए। और उनके किचन में एक किचन था स्टूडियो में, आज भी स्टूडियो सिम्फनी स्टूडियो 3 ताला स्टूडियो, पटना का सबसे बड़ा स्टूडियो। तो वहाँ पे उनके किचन में मैंने अपना कपड़ा, जो गीला कपड़ा होता था उसको पसार देता था वहाँ पे सूखने के लिए, बैग रख देता था। और ज्यादातर मेरी आदत हो गई थी कि उनके स्टूडियो में रात को रिकॉर्डिंग करता था सोने के लिए, कि कम से कम चैन से सो जाएंगे। तो बाद में रंजय मेरे को धीरे धीरे पता लगने लगा, लेकिन किसी को नहीं पता चलता था कि मैं होटल से नहीं आता, क्योंकि मैं जब आता था ना हाथ धोके एकदम टीका उका करके, दादी का होटल था मरवाड़ी होटल, वहाँ 40 में मैं भर पेट खाना खाता था, फिर उसके बाद स्टूडियो जाता था। फिर मेरा रोज का वही रूटीन था, अगर नाइट तक रिकॉर्डिंग हो गया तो स्टूडियो में सोएंगे, नहीं तो फिर जाकर प्लेटफॉर्म पर सोएंगे स्टेशन पे। इस तरीका से मैंने स्ट्रगल किया। और पैसे की कमी थी, क्योंकि हम घर से पैसा तो मांगेंगे नहीं कि हमको जाना है गाना बजाना करने। और शुरू में जब गाना आपको देना होता है तो मैंने बहुत सारे सिंगरों लोगों को फ़ोन किया कि गाइए मेरा गाना, क्योंकि मैं खेसारी जी के साथ था और खेसारी जी मेरे गाँव के थे, तो वो तो गाने लगे शुरू से ही। और जब हम लोगों ने, हमारी टीम जब हिट की तो उसका परिणाम आप सबके सामने है। लेकिन जो स्ट्रगल का दौर था उसमें एक सबसे आपको कष्टदायक घटना बताते हैं। जब हम और पंकज यहाँ से पटना से रिकॉर्डिंग करा के जा रहे थे, उस समय हमारे पटना से रसूलपुर के किराया था 60 रुपया, और हम लोग के पास था 100 रुपया। 2 आदमी का 120 रुपया लगता है। 20 रुपया की वजह से कंडक्टर हम लोग को छत पर बैठा दिया, और बारिश का मौसम था, बारिश होने लगा, हम लोग भीगने लगे, तो लोग चिल्ला करके हम लोग को उतारे नीचे। हम लोग जब बस में बैठे तो उस समय पूरा भीग गए थे, कांप रहे थे। क्या हुआ कि वो सीन मुझे आज भी याद है। और जब भी मैं कभी ऐसे लोगों को देखता हूँ तो मैं शुरू से, मेरी आदत है हेल्प करना। और आप मेरे सोशल साइट से जुड़े होंगे, फेसबुक से या यूट्यूब से, तो कहीं भी मुझे देखते होंगे तो कहीं ना कहीं किसी की मदद करते हैं। और अगर आप मुझे पर्सनली जानते हैं, जो भी जानते हैं वो मुझे जानते हैं कि मैंने हर लोगों की मदद की है, वो चाहे किसी कैटेगरी के लोग हों। आप मेरे साथ कितना भी गलत कीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए अच्छा करूँगा। तो ब्राह्मण का स्वभाव होता है दयालु, और ब्राह्मण कई रूपों में होता है। परशुराम रूप में भी होता है, चाणक्य के रूप में भी होता है, आर्यभट्ट रूप में भी होता है जब आविष्कार करता है। बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण का रूप होता है। तो ऐसे में मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग शुरू से दयालु स्वभाव के हैं, और ये मेरा दयालु स्वभाव आजीवन बना रहे, ये आप सब का आशीर्वाद बना रहे। इस तरीका से माता रानी से आशीर्वाद बना रहे कि मेरा दयालुपन स्वभाव हमेशा बन रहा है। बहुत ऐसी कहानियां हैं जो आपके जीवन में शिक्षा देगी। जैसे कि एक तो सबसे बड़ी चीज है कि आप किसी का हाथ मत फैलाइए। आप सब चीज, सब साधन होते हुए भी, आप सब साधन को होते हुए भी अगर आप दूसरे कार्य में रुचि रखते हैं तो परिवार को भी दुखी ना हो, परिवार भी दुखी ना हो, और आप सुखी हो जाएं, और आपके सुख से परिवार सुखमय हो जाए, इस जुनून को लेकर आप काम कीजिए। ऐसा नहीं कि देखिए अब क्या होता है कि हम रिक्स वाला काम तो कर रहे थे, इसलिए रिक्स वाला काम कर रहे थे कि एक तो पढ़ाई छोड़ करके हम आ रहे थे गाना बजाने में। सरस्वती जी का 2 रूप है, दोनों एक साथ काम करना किए, बीना और पुस्तक। तो क्या हुआ कि जब देखिए गाना बजाना जब करते हैं ना, तो फिर आपको पढ़ाई से भटकाता है, और मुझे परिवार को खुश रखने के लिए पढ़ाई का रिजल्ट भी देना था। और वो भी जब हमने लॉ में एडमिशन कराया, उस समय कंपटीशन से एडमिशन कराए थे। अब कंपटीशन दिए थे, उसमें जब रिजल्ट हुआ तब मेरा एडमिशन हुआ था। तो सब गार्जियन खुश होते थे, लेकिन पापा नहीं जानते थे जब तक कि मैं गाना लिखता हूँ। क्योंकि पापा मेरे स्कूल से आते थे और अपने सत्संग भजन में लग जाते थे, उनको पता नहीं था। एक बार हमारे मार्केट में रसूलपुर में खेसारी जी का प्रोग्राम हुआ, और उस प्रोग्राम में खेसारी जी ने हमारा परिचय कराया। तो हमारे पापा जब गए रसूलपुर चट्टी पे एक दवा दुकान में, तो वो बोले हमारे पापा से कि आपके लड़के कितने हैं?
तो मैं बोला कि वो बोले कि 2। तो पवन किन का नाम है? तो अभिषेक का नाम है। तो गाना लिखते हैं, उनका बहुत गाना हिट है। तब पापा के माँ से बोले कि गाना लिखता है तो उसको बोल दीजिएगा कि भजन लिखेगा। बोले ठीक है। लेकिन देखिए, अब जब हमको कमर्शियल बनना था, हमने हर तरीका का गाना लिखा। और 2012 में जब मेरे घर में गृह प्रवेश हुआ, उस टाइम क्या हुआ कि सारे कलाकार लोग आए थे और मेरे दादाजी बहुत सपोर्ट करते थे मेरे क्षेत्र में। मेरे दादाजी जो थे वो बहुत सपोर्ट किए, क्योंकि मेरे जो भी मैं आज हूँ आप सबका आशीर्वाद और मेरे दादाजी के कृपा के बदौलत हूँ। क्योंकि मेरे दादाजी बहुत सपोर्ट किए। मेरे दादाजी पापा को बोले कि जाए। जब 2012 में मैंने कार्यक्रम कराया तो पापा मेरे विरोध में थे कि नहीं कराएंगे, घर के सारे विरोध में थे। दादाजी बोले कि नहीं, विष्णु ओझा जी को बोले तो कराए। विष्णु ओझा जी को मैंने बुलाया और कार्यक्रम घर पे हुआ और बहुत भीड़ हुआ। उस समय बहुत नेता मंत्री लोग भी आए हुए थे। तो नेता मंत्री लोग आए थे, उस लेवल के लोग आए थे। तो मैं सोचा कि मेरे इतना छोटा आदमी, इतना छोटा लड़का कि कार देने से इतने नेता लोग आ गए, इतने लोग जुट गए द्वार पर, तो मेरा और जुनून बढ़ गया। तो जुनून बढ़ गया तो बाबा बोले कि भाई देखो, पापा से बोले कि सब के सब क्षेत्र में जाएंगे, सब के पढ़ाई लिखाई नौकरी ही ना करें। लेकिन आज भी मैं जब घर पे जाता हूँ, भले हम पटना में घर बना लिए हैं, गाड़ी ले लिए हैं, मेरी आज पहले स्थिति ख्याति आज की स्थिति में अपने ऑफिस में बैठा हूँ, अपने पटना अपने घर पे बैठता हूँ, घर गांव पे घर बनाए, हर जगह हम लोग खुशी संपन्न है। लेकिन पापा के आज भी ख्वाहिश रहता है कि कोई अस्थाई नौकरी कर ला, अस्थाई कोई काम कर ला, अस्थाई कोई काम कर ला। तो गर्जीवन को भी संतुष्ट रखना है और आप अपने कार्य को भी आगे ले चलना है। ये टफ काम होता है, लेकिन आप अगर तरीका आपका सही होगा तो जरूर एक दिन हासिल कीजिएगा। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र से आप प्रेरणा लीजिए। हमारे जो रामायण है, इससे प्रेरणा लेना चाहिए। भगवान श्री राम सिर्फ राजा दशरथ के पुत्र थे। जब तक वो वन नहीं जाते तब तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं कहलाते। इसलिए आप उनसे प्रेरणा लीजिए। कहने का मतलब है भगवान श्री राम से आपको प्रेरणा क्या लेना है कि आजकल के लड़के घर छोड़ के जाते हैं बाहर पढ़ने। तो जब बाहर पढ़ने जाते हैं तो उनको क्या लगता है, तो हम नौकरी, बहुत से ऐसे लड़के हैं जो इंजीनियरिंग में नौकरी करा आती है, एडमिशन करा कर भाग जाते हैं। तो आप पैसा भी ले गए और समय भी आपका खत्म हो गया। इसलिए आप इन चीजों से बचिए। आप एक निर्णय, आप अपना लक्ष्य बनाइए कि मुझे करना क्या है, और अगर जीवन को समझाइए। अगर नहीं समझते हैं तो उनके काम के साथ साथ अपने काम को आगे बढ़ाइए। थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन आज मैं आपके सामने उदाहरण हूँ कि मैं पढ़ा लिखा बंदा, और मेरी एजुकेशन चेक कीजिएगा तो मेरी अब तो एक ऐप आ गया है, आप सबका चीज चेक कर सकते हैं, एजुकेशन सर्टिफिकेट। तो आप जाइए, और मैं आपके सामने उदाहरण बन के खड़ा हूँ कि मैं सोचिए कि गीत संगीत से भी नाम कर लिया। शायद मैं पढ़ लिख के मेरा पोस्ट ऑफिस में नौकरी पे लगा था, टाटा में। चकुलिया एक जगह है, बंगाल और उड़ीसा और ये थी झारखंड के बॉर्डर पे चकुलिया गाँव, वहाँ पे मैं टाटा पोस्ट मास्टर में नौकरी पे लगा था। लेकिन मैं वो नौकरी छोड़ दिया क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों ने इतना मुझे तंग किया। तो मैंने पापा को बोला, उस समय मुझे 12,000 रुपये की 15,000 रुपये मिलता था। तो मैं पापा से बोला कि मुझसे इससे दोगुना पैसा ले लीजिएगा, मुझे बकस दीजिए, मैं नौकरी नहीं करूँगा। और शायद मैं नौकरी करता तो मैं इस मुकाम पर नहीं पहुँचता, क्योंकि मैं कम से कम साल का जितना 15,000 के हिसाब से मेरा सैलरी होता है उससे ज़्यादा मैं फ्लाइट का टिकट काटता हूँ। ये मैं घमंड से नहीं कहता हूँ, मैं अपने मेहनत के बदल बताता हूँ। आप कभी भी मेहनत कीजिएगा। देखिए, आप एगो देहात में बहुत बढ़िया खिस्सा कहल बा कि स्वर्ग के नौकर से बढ़िया बा कि नरक के मालिक बन के रहे। आप, मुझे स्वाभिमान है, मुझे गर्व है कि मैं आज जो भी हूँ अपने मैं मालिक बन के बैठा हूँ अपने ऑफिस में। लेकिन मैं कभी अपने को मालिक नहीं समझता, इसलिए कि एक ही मालिक है, वो भगवान है। हम लोग सब लोग वर्कर हैं, सब लोग हमारे जीवन रूपी जो कार्य है, खेल है, इसके डायरेक्टर भगवान है। हम एक वर्कर हैं, तो हमको वर्कर के ही तरह काम करना है। और हमारे साथ जो भी हमारे जूनियर है, हमारे जो भी सीनियर हैं, उन सब का रिस्पेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि हम अगर आगे बढ़ गए तो हम पीछे वाले को छोड़ दें। हमारे केमिस्ट्री के अरुण सर बताते हैं, STS कॉलेज छपरा वाले, कि जिंदगी में वही आदमी आगे बढ़ता है जब वो पीछे के लोगों को लेके चलता है। हमारे साथ जो काम शुरू किए थे और हमसे पीछे क्यों है, उनको हमको सोचना है, उनके बारे में जानना है और उनको साथ लेके चलना है, तभी हम आगे होंगे। उसके बाद मेरा लगातार गाना बजना शुरू हुआ, और 2014 से जो मेरा दौर शुरू हुआ, मतलब लाजवाब दौर शुरू हुआ। मैंने एशियन होटल पटना में
एशियन होटल था। एक समय था कि मैं जब खेसारी से मिलने गया था और रमेश जी कुमार, रमेश जी एंगल म्यूजिक के मालिक से, तो मैं सोचा था कि कब इस होटल में रहूँगा। और एक दौर आया, बस 1-1.5 साल बाद दौर आया कि 2014 में मैं एशियन होटल करीब 1 साल तक बुक करके रख दिया था। महीना के 1,75,000 रुपया उसको दिया था, 2 रूम बुक करके रखा था। रात भर गाना लिखे थे। 4.5 लाख का मैंने गाना लिखा था बोलबम का। मैंने करीब 1 महीना में सावन चल रहा है, सावन के महीना का भजन लिख के मैंने 4.5 लाख रुपया कमाया था। मेरा जुनून वहां से शुरू हुआ। और आज भोजपुरी के, मैं अपने मुंह से कहूंगा तो लोग विवाद बना देंगे, बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है आज के डेट में, लेकिन रियलिटी है। आप सर्च करके देख लीजिएगा। मेरा जितना 100 मिलियन गाना है उतना किसी का 100 मिलियन नहीं है। किसी बड़े आर्टिस्ट का गाया हुआ भी नहीं होगा जितना मेरा लिखा हुआ 100 मिलियन। कम से कम 100 गाना मेरा 100 मिलियन है। कम से कम 200 मिलियन गाना मेरा 30-35 है। 300 मिलियन मेरा 10+ है। 1 बिलियन भी मेरा गाना है। सब प्लेटफॉर्म मिला करके वो भूला गई जो आदि शक्ति से है, खेसारी जी और प्रियंका सिंह गाई है, वो 1 बिलियन गाना है। तो बहुत ऐसे गाने, जैसे बोलबम का सीजन चल रहा है, किसी भी स्टार का 400 मिलियन गाना नहीं है, लेकिन मेरा लिखा हुआ 400 मिलियन गाना है बोलबम का। मेरा लिखा हुआ सैड सॉन्ग 300 मिलियन है। किसी का भी सैड सॉन्ग नहीं। बहुत ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, बहुत ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो किसी को प्राप्त नहीं है, लेकिन माता रानी आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। और ये मुझे अपने मुंह से कह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को बताना है, नहीं तो ये बताने में कभी उचित नहीं समझता। बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़कर और मेरे सहयोग से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये सब कहने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन आप सब अगर जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो सिर्फ एक संदेश आपको देते हैं कि आप अपने मेहनत से कभी पीछे मत हटिए और भगवान श्री कृष्ण के बातों को याद रखिए, गीता का। कर्म कीजिए, फल की चिंता नहीं कीजिए। फल भगवान देने वाले हैं। अगर निश्चिंत होकर के सही ढंग से अगर अपना मेहनत कर रहे हैं तो आपको फल जरूर मिलेगा। ये विश्वास रखिए भगवान पे, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं है इस धरती। माता पिता और भगवान, इनसे बड़ा इस धरती पे कोई नहीं है। इसलिए आप इनका हमेशा आदर कीजिए, अपने माँ बाप का आदर कीजिए। मैं कितना भी बड़ा बन जाऊंगा, लेकिन अपने माँ बाप के लिए उनका बेटा ही बनकर रहूंगा। और जिंदगी में आप कभी भी अगर अपने गर्जीवन के आंखों में आंसू गिराते हैं तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़िएगा। कोई भी ऐसा कार्य नहीं कीजिए जिससे आपके माता पिता को आपके प्रति ठेस पहुंचे, उनके हृदय में तकलीफ पहुंचे, क्योंकि उन्हीं के मेहनत है आप, उन्हीं की प्रेरणा है आप, उनके बुढ़ापे की लाठी है आप, उनका सहारा है आप। इसलिए आप उनको हमेशा खुश रखिए, क्योंकि जिस घर के माता पिता खुश रहते हैं उसका दिनों दिन रात दिन आपके मेहनत में फल मिलेगा। आपके मेहनत में स्ट्रॉन्गनेस बढ़ेगी, माने शक्ति बढ़ेगी। इसलिए आप अपने घर परिवार के लोगों को, माता पिता को खुश रखिए और मेहनत करने से कभी मत घबराइए, क्योंकि मेहनत ऐसा चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं एक दिन जरूर। मैं कभी भी सोचा नहीं था कि मेरा गाना 1 बिलियन जाएगा, मेरा गाना 500 मिलियन जाएगा, मेरा गाना ट्रेंडिंग नंबर 1 पे 20-20 दिन रहेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने 2007 में पवन जी को देखने के लिए अपने गाँव एकमा में लाठी खाया था पुलिस का। और एक दौर आया कि 2015-16 मैंने पवन जी को बैठ के गवाया बॉम्बे के स्टूडियो में। तो मेरा जुनून था। 8 साल में मैंने वो दौर देखा जिसको देखने के लिए लाठी खाता हूँ, 8 साल बाद में उसको बॉम्बे में बैठ के गवाता हूँ। तो ये मेरा जुनून था। तो आप जुनून से काम कीजिए, क्योंकि जब जुनून से काम कीजिएगा तो जरूर आगे बढ़िएगा। अगर मेरी बातों से अगर आपको थोड़ा सा भी प्रेरणा मिल जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा इतना देर का स्पीच सफल रहा। और नहीं मिले तो भी आपको धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, और कुछ इसमें से अच्छा लगे तो उसको छोटा छोटा काट के रील्स बनाइएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी।